हेलो एवरीवन, मैं अशोक सिंह। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन के अंदर, राजस्थान लेवल के हर कंपटीशन के अंदर, इवन RAS के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है। और वो टॉपिक है हमारा राजस्थान की नदियाँ, अपवाह तंत्र बोलते हैं जिसे। राजस्थान का अपवाह तंत्र के अंदर मैं आपको बता दूं, अपवाह तंत्र कहीं लिखा हुआ होता है और कहीं नदियाँ लिखा हुआ होता है। वैसे ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, मैं आपको बता देता हूं अपवाह तंत्र और नदियाँ होता क्या है। अपवाह तंत्र भी लिखा हुआ होता है और नदियाँ भी लिखा हुआ होता है, दोनों में क्या फ़र्क। अपवाह तंत्र की जो बात करते हैं अपन, तो अपवाह तंत्र का मतलब होता है नदियाँ और झील, दोनों की जब बात होती है तो अपवाह तंत्र होता है। लेकिन जब बात करते हैं अपन सिर्फ और सिर्फ नदियों की, तो उस समय हम डिस्कशन करेंगे नदियों का। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरा राजस्थान की नदियां हैं, उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा जनरल अपवाह तंत्र के बारे में मैं बता देता हूं कि जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। किस तरीके से 3 भागों में बांटा गया है? एक तो जो है अरब सागर की नदियाँ, एक है अंतः प्रवाह नदियाँ। अरब सागर की नदियों का मतलब वो नदियाँ जो राजस्थान के अंदर और भारत के कुछ क्षेत्रों से निकलती हुई, उनका जो समापन है वो अरब सागर के अंदर होता है, तो उसे अरब सागर की नदियाँ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अंतः प्रवाह नदियाँ। अंतः प्रवाह नदियाँ वो नदियाँ जो किसी नदी, किसी खाड़ी, किसी सागर में नहीं मिलती हैं, वो किसी न किसी पर्टिकुलर नदियों के अंदर मिल जाती हैं, तो उसे कहते हैं अंतः प्रवाह नदियाँ, जो अंदर ही अंदर बहती हैं। और तीसरी होती है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, वो नदियाँ जो समापन होती हैं बंगाल की खाड़ी के अंदर, तो उसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। तो राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर अरब सागर की नदियाँ 17% हैं, अंतः प्रवाह नदियाँ 60% हैं जो कि अंदर ही अंदर घूमती हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं, और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ 23% हैं। ठीक है। आगे ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। ध्यान देने वाली नोट पॉइंट की बात करते हैं तो देश में, हमारे भारत देश में सर्वाधिक अंतः प्रवाह नदियाँ राजस्थान में हैं। और इसका कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक है। मरुस्थल ज़्यादा होने की वजह से वो पानी समुद्र तक या बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंच पाता है और बीच रास्ते में ही समाप्त हो जाता है। इस वजह से राजस्थान में अंतः प्रवाह नदियाँ बहुत अधिक हैं, सर्वाधिक हैं। ठीक है। अगली बात करते हैं, तो अगले बात करेंगे अपन, देश में कुल सतही जल राजस्थान में 1.16% है। 1.16%। हमारे भारत देश का जितना जल है उसका 1.16% जल कहाँ पर है? राजस्थान में। कौन सा जल? सतही जल, जो कि अपर सरफेस के ऊपर, सरफेस वाटर की जो बात करते हैं, वो 1.16% राजस्थान के अंदर, मतलब झील, तालाब, उनके रूप में अगर बात करते हैं तो 1.16% है। उसके बाद में लिखा हुआ है राजस्थान में कुल भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब अंडर वाटर, अंदर की तरफ ग्राउंड वाटर, उसकी बात करते हैं तो भूमिगत जो है राजस्थान में 1.67% है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो राजस्थान में कुल वाटर ब्लॉक बने हुए हैं 249। ये बड़ी कंपटीशन के लिए काम आता है। जैसे RS की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है आपको इस चीज़ों का। इस वजह से एक अच्छे कंपटीशन के लिए, अच्छे कंपटीशन को देखते हुए हमने इस मैटर को बहुत इजी तरीके से और बहुत कंप्लीट तरीके से हमने बनाया है। तो समझने का थोड़ा सा आप करोगे तो हो जाएगा। वैसे तो राजस्थान में कुल वाटर ब्लॉक जो है वो 249 है, जिसमें से डार्क जोन की बात करते हैं तो 198 है, क्रिटिकल जोन की बात करते हैं तो 140 है, और सुरक्षित सेफ जोन की बात करते हैं तो 25 है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि अंतः प्रवाह नदियाँ राजस्थान की अपवाह तंत्र में को 3 भागों में बांटा गया है। तो उसमें से हमने देखा था अरब सागर की बात करी थी, अंतः प्रवाह की करी थी, और बंगाल की खाड़ी की करी थी। तो अपन अब शुरू करते हैं अरब सागर की नदियों की। तो अरब सागर की नदियाँ, राजस्थान के अंदर 4 नदियाँ हैं और उसका नाम है लूणी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। ये 4 नदियाँ जो हैं राजस्थान की अरब सागरीय नदियाँ हैं।
बात करते हैं आगे। तो इन चारों नदियों को मैं एक थोड़ा सा आपको डायग्राम की फॉर्म में समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। समझना मेरी बात को ध्यान से, डायग्राम में अपन इसको समझते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ बना हुआ है मेरे सामने। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो लूनी नदी की बात करता हूँ। तो सबसे ऊपर वाली जो ये नदी मेरे को दिख रही है, जो मैंने इस तरीके से कुछ बनाई है, ये वाली लूनी नदी है, जिसका उद्गम जो होता है वो नाग पहाड़ी अजमेर से होता है और उसका समापन जो होता है वो कच्छ के रण के अंदर होता है, मतलब अरब सागर के अंदर होता है। आगे चलते हैं। तो अगली नदी की मैं बात करता हूँ। तो अगली नदी है मेरे पास में पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी बनास की बात करता हूँ तो वो सिरोही से शुरू होती है, राजस्थान के सिरोही जिले से शुरू होकर के लिटिल कच्छ का रण जो है वहाँ पर जाकर के समापन हो जाती हैं। यह भी एक अरब सागर की नदी हो गई है। नंबर 3 की मैं अगर बात करता हूँ तो वो है साबरमती नदी। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। साबरमती नदी उदयपुर की जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से साबरमती नदी शुरू हुई है। सॉरी, थोड़ा सा रुकना पड़ा मेरे को। उदयपुर की जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वहाँ से शुरू होती हैं और इसका संगम जो है, इसका समापन जो है वो खंबात की खाड़ी में होता है। जो कि खंबात की खाड़ी कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो खंबात की खाड़ी है गुजरात के अंदर, खंबात की खाड़ी है गुजरात के अंदर। नंबर 4 नदी की बात करते हैं तो वो है माही नदी और राजस्थान के अंदर 2 बार प्रवेश करती है ये नदी। राजस्थान के अंदर एक इस तरीके से एक क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। माही नदी जो कि महेंद्र झील अमरेरू की पहाड़ी, महेंद्र झील अमरेरू की पहाड़ी से निकलती है, जो कि एमपी के अंदर है और ये एक अमरेरू पहाड़ी विंध्याचल पर्वत का एक भाग है। वैसे ये महेंद्र झील है, महेंद्र झील नहीं है, मिसप्रिंट, महेंद्र झील आप याद रखो कि महेंद्र झील है। आगे बात करता हूं तो मैं इसका संगम जो होता है वो भी इस तरीके से जाकर के खंबात की खाड़ी के अंदर होता है। अब बात करते हैं कुछ आगे एक पर्टिकुलर नदी को लेकर के, एक एक नदियों को समझते हुए चलते हैं। तो नंबर 1 जो मेरी पहली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी की बात करते हैं तो लूनी नदी का जो उद्गम है, उद्गम स्थल जो है वो नाग पहाड़ी अजमेर से है। लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो नाग पहाड़ी अजमेर से है। लूनी नदी का जो संगम है, मतलब लूनी नदी कहाँ पर जाकर के ख़त्म होती है, वो है कच्छ का रण, वो होती है कच्छ के रण में। और इसके लंबाई की बात करते हैं तो कुल लंबाई लूनी नदी की है 495 किलोमीटर। याद रखने वाली बात है 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर लूनी नदी की लंबाई है। कुल लंबाई की बात करते हैं, कुल लंबाई की। और राजस्थान के अंदर, मात्र राजस्थान के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान के अंदर लूनी नदी की लंबाई कितनी है, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान के अंदर उसकी लंबाई है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर, मतलब राजस्थान के अलावा 145 किलोमीटर नदी ये बाहर घूमती हैं राजस्थान के अलावा। लेकिन राजस्थान में 350 और कुल हो गई 495 किलोमीटर। अब बात करते हैं इसके अपवाह क्षेत्र की, मतलब ये किस किस जिलों से होकर के गुजरती हैं। अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो अपवाह क्षेत्र याद करना बहुत मेरे हिसाब से थोड़ा सा रहता है मुश्किल। तो उसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं और उस ट्रिक को अपन पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से, अपना बजाज। अपवाह क्षेत्र के लिए इसकी ट्रिक रहेगी अपना बजाज। अपना बजाज अब कैसे समझते हैं? अ का मतलब हो गया अजमेर, प का मतलब हो गया पाली, ना का मतलब हो गया नागौर, ब का मतलब हो गया बाड़मेर, जा जालोर और ज जोधपुर। वापस एक बार मैं पढ़ाता हूँ, अपना बजाज। अपना बजाज अ का मतलब हो गया अजमेर, फिर आएगी पाली, फिर नागौर, बजाज में ब हो गया बाड़मेर, जा जालोर और जो जोधपुर। ये तो होगी हमें याद करने के लिए, ये तो होगी हमें याद करने के लिए अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। अपना बजाज। किसका बजाज? अपना बजाज। अब मैं आपको क्रम से बताता हूं कि ये शुरू कहां से होती है और ख़त्म किस तरफ होती है और किस तरीके से आती है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान के अंदर सबसे पहले ये अजमेर से निकलती हैं और अजमेर से निकलते ही ये नागौर जिले में प्रवेश करती हैं। अजमेर से निकलते ही ये नागौर जिले में प्रवेश करते ही फिर ये जोधपुर जाती हैं
और जोधपुर से आती है पाली और पाली से मुड़ जाती है जालोर, और जालोर से एक रास्ता निकलता है मेरे भाई साहब जो कि जाता है बाड़मेर, और बाड़मेर में आपको पता है पचपदरा सबसे लास्ट पॉइंट। और हमारे यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाता हूं कि अगर अजमेर के अंदर बाढ़ के हालात होते हैं, या अजमेर के अंदर अगर तेज बारिश होती है तो बाढ़ का जो हालात होंगे वो कहां पर होंगे? तो अजमेर के अंदर नागपाड़ी के आसपास अगर तेज बारिश होती है तो बाढ़ के हालात होंगे आपके बाड़मेर के पचपदरा और बालोतरा के आसपास, क्योंकि उसका आने का जो क्षेत्र है, अपवा क्षेत्र है, वो इस तरफ है। तो ये भी हमें याद हो गया। एक बार वापस मैं आपको क्रम याद करवा देता हूं। अजमेर, नागौर से फिर जाएगी जोधपुर से पाली, पाली से जालोर और जालोर से बाड़मेर। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। सहायक नदियां मतलब वो नदियां जो इसके अंदर आकर के मिल जाती हैं। तो इसकी भी ट्रिक है, क्योंकि भाई कई सारी नदियां हैं तो उसको थोड़ा सा याद करना मुश्किल रहता है। तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक बनी है, वो है सूकी बांडी खारी जो जवई से मिली। सूकी बांडी खारी जो जवई से मिली, सूकी बांडी खारी जो जवई से मिली। सूकी यानी सूकड़ी, बांडी यानी बांडी नदी, खारी यानी खारी नदी, जो यानी जोजड़ी, जवई यानी जवई नदी, और सागी से यानी सागी, मी यानी मीठड़ी और ली यानी लीलड़ी। ये कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, वापस मैं बोल देता हूं, सूकी बांडी खारी जो जवई से मिली। सूकी से सूकड़ी, बांडी से बांडी, खारी से खारी, जो से जोजड़ी, जवई से जवई नदी, से सागी नदी, मी से मीठड़ी नदी और ली से लीलड़ी नदी। कुछ इस तरीके से ये हमारी लूड़ी नदी की बात हो गई है। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू पढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ एक अच्छे से डायग्राम बना करके इसको समझते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपन समझेंगे, इसको आराम से समझना, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये देखिए, शुरू करते हैं। तो ये अजमेर की नाग पहाड़ी हो गई, अजमेर की नाग पहाड़ी हो गई। यहां से ये नदी निकलती है और इसका नाम सागरमती नदी के रूप में होता है। क्या होता है? सागरमती नदी। सागरमती नदी के आगे जाकर के एक सरस्वती नदी का ये कुछ इस तरीके से पॉइंट मिलेगा। वहां से ये नदी निकलती है, लूणी जोधपुर में आती है। वहां से ये नदी कहाँ आ गई? लूणी जोधपुर आ गई। लूणी जोधपुर की बात करते हैं तो लूणी जोधपुर से आगे हमें एक जोधपुर पूरा शहर मिलेगा, और जोधपुर शहर के पास में गुहिया नदी जो है, एक बांडी नदी के नाम की नदी है, उसमें मिल जाती है। गुहिया नदी जो है वो बांडी नदी में मिल जाती है, और ये बांडी नदी आकर के जोधपुर के अंदर, पाली और जोधपुर के बॉर्डर के ऊपर लूणी में मिल जाती है, लूणी में मिल जाती है। आगे सुनना मेरी बात को। अब ये यहां से निकली है तो ये जाएगी बालोतरा। बालोतरा कौन सा जिला हो गया? बाड़मेर जिला हो गया। बाड़मेर जिले की बात करते हैं, और बाड़मेर जिले से आगे जाकर के यहां पर कई नदियां मिलेगी, कई नदियां मिलेगी। सुनना मेरी बात को, कई नदियां मिलेगी। मीठड़ी नदी मिलेगी इसमें, सूखड़ी नदी, लीलड़ी नदी, जवई नदी, खारी नदी जो कि जवई से होकर के मिलेगी। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। एक सागी नदी मिलेगी। अब बात ये आती है कि ये सब जितनी भी नदियां हैं इस तरफ, मैंने ये जो अभी बताई हैं, इन सब का उद्गम जो होता है वो पाली से होता है। ये साइड में जितनी भी नदियां लिखी हुई हैं आपको दिख रही है, ये वाली नदियां, इन सब का उद्गम पाली से होता है। और नीचे की तरफ एक और नदी लिखी हुई है, नीचे की तरफ एक और नदी लिखी हुई है खारी, जिसका उद्गम सिरोही से होता है। और एक इस तरफ लिखी हुई है सागी, जिसका उद्गम जालोर से होता है। और अब ये नदी जो लूनी नदी है वो बालोतरा के पास आने के बाद इसका एक नाम नया पड़ जाता है, और वो नाम होता है लवणवती। लवणवती का, लवण का मतलब होता है नमक, और नमक से नाम बना दिया लवणवती इसका नाम। यहाँ से ये नदी खारी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपन अगर बात करते हैं तो यहाँ से फिर ये नदी निकलेगी और कच्छ के रन में पहुँच जाएगी। कुछ इस तरीके का अपवाद चरित्र हमने समझने की कोशिश करी है ताकि हमें थोड़ा सा डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं
बात करते हैं आगे, कुछ नोट पॉइंट की बात करते हैं। नोट पॉइंट हमारे पास में यह है कि लूणी के कुछ उपनाम, सागरमती शुरू में जब निकलती हैं तो वहाँ पर सागरमती इसका नाम होता है, इसका नाम लवणवती भी होता है। अब ये नदी बालोतरा से पहले मीठी होती है और उसके बाद में खारी होती है, तो हमने एक नाम नया रख दिया, आधी खारी आधी मीठी नदी, आधी खारी आधी मीठी नदी। उसके अलावा कवि कालिदास ने अपनी रचनाओं के अंदर, कवि कालिदास ने अपनी रचनाओं के अंदर इस नदी को अंत सलीला भी कहा है। ये नाम पूछते हैं, अंत सलीला नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूणी नदी को जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, एक और शब्द आया है, रेल और नाडा। रेल और नाडा किसे कहते हैं? रेल और नाडा जालोर जिले के अंदर, जालोर जिले के अंदर जो लूणी नदी का अफवाह क्षेत्र है, जालोर जिले के अंदर लूणी नदी का जो अफवाह क्षेत्र है उसमें उसको रेल और नाडा कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं एक बात और ध्यान रखना। अब आपने एक चीज नोटिस करी है इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आपने एक चीज नोटिस करी है कि कई नदियां इस तरह से, इस जगह से, इस साइड से मिली है, लेकिन एक नदी है, यहां पर मैं नाम लिखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं आपको बता देता हूं, एक जोजड़ी नदी है जो कि इस तरीके, इस जगह से मिली है, इस साइड से मिली है। तो इसके लिए भी एक पॉइंट बनेगा आगे, वो मैं बता देता हूं कि लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जो कि है जोजड़ी नदी। लूणी नदी से एकमात्र एक ऐसी नदी जो लूणी नदी में दाईं ओर से मिलती है उसका नाम है जोजड़ी नदी। ये भी सवाल बनता है कि लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदी का नाम बताइए, या फिर 3-4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, ये क्वेश्चन आ गया मान लो। उसके अलावा एक क्वेश्चन और मिलता है कि लूणी नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें से एक ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, तो वो भी आपका आंसर रहेगा जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, ये बाड़मेर में आकर लूणी में मिल जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे एक बालोतरा का पॉइंट, बालोतरा जो है बाड़मेर में है। अगर लूणी नदी, अभी मैंने ये क्वेश्चन भी किया था, लूणी नदी में बाढ़ आती है कब? जब अजमेर के अंदर तेज बारिश हो जाती है और लूणी का पानी जो बालोतरा के अंदर आकर के खारा हो जाता है, लूणी नदी का पानी बालोतरा के अंदर आकर के खारा हो जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूणी का योगदान 10.40% है। राजस्थान के अंदर कुल जितना भी अपवाह क्षेत्र हैं, अपवाह तंत्र हैं, उसमें उस अपवाह तंत्र में लूणी नदी का जो योगदान है, लूणी नदी की जो भागीदारी है वो 10.40% की है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देश में मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, देश में मरुस्थल की सबसे लंबी नदी भी लूणी नदी है और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी लूणी नदी है। देश में मरुस्थल के अंदर की बात करते हैं तो देश में भी सबसे लंबी नदी लूणी है और पश्चिमी राजस्थान की भी सबसे लंबी नदी लूणी नदी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक रहेगा, एक पॉइंट और है, पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। पश्चिमी राजस्थान में अगर प्रदूषित नदी की बात करते हैं तो लूणी नदी सबसे प्रदूषित है और इसका कारण मैं बता देता हूं। इसका कारण इसके आसपास के क्षेत्र के अंदर रंगाई और छपाई का जो उद्योग है उसकी वजह से यह सबसे प्रदूषित नदी है। अब बात करते हैं लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों के ऊपर बांध परियोजना की। बांध कितने बने हुए हैं लूणी नदी और उसके सहायक नदी तक? ठीक है, तो उसमें नंबर 1 जसवंत सागर या पिचियाक बांध जो कि लूणी नदी पर बना हुआ है, जो कि जोधपुर जिले के अंदर है। सेकंड बांकली बांध जो कि जालोर के अंदर बना हुआ है, बांकली बांध, और जो कि सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। बांकली एक गांव का नाम है, उस गांव के नाम के ऊपर इसका बांध बना हुआ है जो कि जालोर जिले के अंदर सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। अगला है हेमावास बांध। हेमावास भी एक गांव का नाम है और उसके नाम के अनुसार इसका बांध का नाम हेमावास बांध पड़ा है जो कि पाली जिले के बांडी नदी के ऊपर बना हुआ है।
चौथे की बात करते हैं तो जवई बांध। जवई बांध जवई नदी के नाम से पड़ा है, जवई बांध, और जो कि पाली की जवई नदी पर बना हुआ है। अब जवई बांध से जुड़े 2 पॉइंट हैं जो कि बहुत अच्छे पॉइंट है, और क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो उसका आपका आंसर रहना चाहिए जवई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवई बांध को कहा जाता है। और दूसरा रहता है पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल स्रोत, मतलब पीने का जो जल है पश्चिमी राजस्थान में वो सबसे बड़ा स्रोत, मतलब पीने का पानी जवई बांध से आता है। ये हमने आज राजस्थान की नदियों का, राजस्थान के अपवाह तंत्र का एक बेसिक पढ़ा है और लूनी नदी पढ़ी है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे माही नदी, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, और इस तरीके से राजस्थान की संपूर्ण नदियों को अपन संपन्न करेंगे एकदम अच्छे तरीके से, ताकि आप किसी भी कंपटीशन के अंदर जाओ आपका काम हो जाए।